बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमने BA BSc ATP एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम ईयर 2021 स्टैटिस्टिक्स पेपर B यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब सॉल्व करना है। पेपर की कंपोजिशन इस तरह है कि 2 सेक्शन है, दोनों सेक्शन के अंदर आपको 5-5 सवाल दिए गए हैं। आपने टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये आपके ऊपर है कि आप इन 5 क्वेश्चन को कैसे चूज़ करते हैं। जो रूल है वो ये है कि आपने हर सेक्शन में से कम 2 सवाल लाजमी सॉल्व करने हैं। अब आप सेक्शन 1 में से अगर 2 सवाल सॉल्व करते हैं तो फिर सेक्शन 2 में से आपको 3 करना है। अगर सेक्शन 1 में से आप 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर सेक्शन 2 में से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने चूँकि इस वीडियो लेक्चर के अंदर 10 के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा होगा। आप बेटा अपना टेम्परामेंट लूज़ ना कीजिएगा, पूरा वीडियो लेक्चर अटेंड करें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्वेश्चन 1 है, राइट द एडवांटेजेस ऑफ प्रपोजिंग रैंडम एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। 10 नंबर का ये सवाल है, जस्ट आपने एडवांटेजेस लिखनी है। बी पार्ट है, ड्रा ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट सैम्पल ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन, कैलकुलेट द वेरिएंसेस ऑफ सैम्पल एंड ऑफ द पॉपुलेशन, डिस्कस द रिजल्ट। अब जो पहला पार्ट है ए, इसमें आपने एडवांटेजेस लिखनी है। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की जो एडवांटेजेस हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई इफ़ पॉपुलेशन इज़ हेट्रोजीनियस। अगर हमारी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है तो हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन से मुराद ऐसी पॉपुलेशन जो डिसिमिलर क्वालिटीज़ पर मुश्तमिल है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग apply improve sample estimate of the population characteristics. In stratified random sampling, sample size decompose on different strata proportional to size of stratum. स्ट्रेटा जो है ये ग्रुप्स की जमा है और स्ट्रेटम जो है ये एक ग्रुप है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर हम अपने सैम्पल साइज़ को डिकम्पोज करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के ऊपर, और हर ग्रुप में से जो हम सैम्पल का साइज़ निकालते हैं वो प्रोपोर्शनल होता है टू साइज़ ऑफ स्ट्रेटम। यानी जितना बड़ा ग्रुप होगा उसमें से उतना ही ज़्यादा सैम्पल का पार्ट निकलेगा। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग प्रोवाइड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ द हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है तो फिर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग वो वाहद टेक्निक है जिससे हम मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल जो है वो जनरेट करते हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग प्रोवाइड मोस्ट प्रिसाइज रिजल्ट्स देन सिंपल रैंडम सैम्पल। Stratified random sampling becomes necessary if differences between strata are greater than the differences within strata. अब जो डिफरेंसेस हैं अमंग स्ट्रेटा, इससे क्या मुराद है? देखें, अगर आपके पास मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जैसे TB पेशेंट का ग्रुप है, हार्ट पेशेंट का ग्रुप है, आइज़ पेशेंट का ग्रुप है, ENT नाक कान गला पेशेंट का ग्रुप है, तो ये सारे ग्रुप्स जो हैं ये डिफरेंट है। अब ये डिफरेंसेस विद इन स्ट्रेटा है। अब डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रेटा है। अब जो विद इन स्ट्रेटा है वो क्या है कि TB पेशेंट के अंदर जो वेरिएबिलिटी है, क्योंकि सारे TB पेशेंट की जो डिज़ीज़ का लेवल है वो एक नहीं है। कोई इनिशियल स्टेज पे है, कोई हाई लेवल पे है, कोई अभी दरमियाना से है, मतलब वो डिफरेंट डिजीज़ के लेवल्स हैं। तो ये कहलाएगा विद इन स्ट्रेटा वेरिएबिलिटी। तो जब अमंग स्ट्रेटा वेरिएशन ज़्यादा है विद इन से, तो वहाँ पर फिर हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है वो यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग में, इन रैंडम सैम्पलिंग पर्सनल बायसनेस ऑफ द रिसर्चर इज़ एलिमिनेटेड इन सिलेक्शन ऑफ सैम्पल। जो रिसर्चर की अपनी ज़ाती पसंद नापसंद से बायसनेस क्रिएट होती है, रैंडम सैम्पलिंग से वो ख़त्म हो जाती है।
Random sampling provide most precise results. In random sampling, researcher apply both sampling procedure with replacement and without replacement. ये दोनों with and without दोनों रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं. विद रिप्लेसमेंट में हम सिलेक्टेड एलिमेंट को फिर बीच में डाल देते हैं नया एलिमेंट निकालने से पहले. विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर हम सिलेक्टेड एलिमेंट को बीच में नहीं डालते नया एलिमेंट निकालने से पहले. As a sample size increases, the random sampling becomes most representative. जैसे जैसे हम सैम्पल का साइज बढ़ाते हैं रैंडम सैम्पलिंग ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है. इन रैंडम सैम्पल probability of each element in the population is known pre-hand. रैंडम सैम्पलिंग के अंदर जो हर एलिमेंट के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है वो हमें पहले से मालूम होती है. अब ये देखें जैसे हमने कमेटियाँ डाली हैं तो किसी बंदे की 2 कमेटियाँ हैं, किसी की 4 हैं, किसी की 5 है, किसी की 1 है, तो हमें पहले से पता है कि इनके सिलेक्ट होने के चांसेस क्या क्या हैं. इफ़ पॉपुलेशन इज़ होमोजीनियस random sampling yield same result as the simple random sampling. अगर हमारी पॉपुलेशन होमोजीनियस है यानी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल है तो वहाँ पर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग के रिजल्ट जो हैं वो सेम होंगे. नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ प्रपोजिव सैम्पलिंग. प्रपोजिव सैम्पलिंग इज मोस्ट सुटेबल where population is scattered widely and researcher cannot observe each element of the population. यानी जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा दूर दराज फैली हुई है और रिसर्चर जो है वो हर पॉपुलेशन के एलिमेंट को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, वहाँ पर फिर वो प्रपोजिव सैम्पलिंग से सैम्पल जनरेट करता है. प्रपोजिव सैम्पलिंग इज़ मोस्ट सूटेबल इफ़ द पॉपुलेशन इज़ लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड. ऐसी पॉपुलेशन जो ख़राब होने वाली है, जैसे एनर्जी सेवर्स हैं, जैसे इंजेक्शन हैं, जैसे आप ये कह लें कि परफ्यूम्स की पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं. इसलिए ऐसी पॉपुलेशन के अंदर आप प्रपोजिव सैम्पलिंग से ही सैम्पल ड्रॉ करते हैं. If population is quite small, purposive sampling is suitable technique in some selection of sample. Purposive sampling is best if rapid results obtained by limited resources of selecting sample. जब आपके resources बहुत महदूद हों वहाँ पर आप सिंपल जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो purposive sampling है, जिससे कम पैसों में कम वक्त में आप तेज़ी से रिजल्ट्स जो हैं वो जनरेट कर लेते हैं. In a modern world, purposive sampling is applied in selection of question for paper. पेपर्स के क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में हम purposive sampling यूज़ करते हैं. इसी तरह सिलेक्शन ऑफ मोस्ट सूटेबल पर्सन फॉर द स्पेसिफिक जॉब, किसी ख़ास जॉब के लिए सूटेबल पर्सन को सिलेक्ट करने में भी purposive sampling जो है वो हेल्पफुल होता है. बी पार्ट है, ये आपको पॉपुलेशन दी गई है, कैपिटल N 5, सैम्पल का साइज 2, टेक्निक है विदाउट रिप्लेसमेंट. ये रिज़ल्ट आपने वेरीफाई करना है. ये जो एक्स दिया हुआ है इसका आप स्क्वायर ले लें, ये कॉलम आ गया, इससे आपने पॉपुलेशन का मीन निकाल लिया और पॉपुलेशन का वेरिएंस मालूम कर लिया. तो अब हम इसके सैम्पल बनाएंगे इस पॉपुलेशन से. जो विदाउट रिप्लेसमेंट के हमारे सैम्पल हैं वो बनेंगे 10, 5 से 2 से 10. अब ये कैसे बनेंगे, पहले आपने 2 को 4 के साथ, 2 को 6 से, 2 को 8 से, 2 को 10 से अटैच किया. फिर ये सीरीज़ आगे ले जाएं तो ये 4, 6, 4, 8, 4, 10, फिर आ जाएगा 6, 8, 6, 10 और 8, 10. ये इस तरह हमारे पास टोटल 10 सैम्पल बन गए. इन 2 को जमा करें, 2 पे तकसीम, ये मीन का कॉलम हमारा खुल जाएगा. अब ये कॉलम हमने कैसे बनाया है, ये कैपिटल एस स्क्वायर है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n. इसमें से भी 3 निकाला उसका स्क्वायर ले लिया, फिर 4 में से 3 निकाला उसका स्क्वायर ले लिया और 2 पे तकसीम किया. ये हमारे पास पहला आंसर आ गया. सिमिलर पैटर्न देखें, 2 में से 4 निकालें उसका स्क्वायर लें, फिर 6 में से 4 निकालें उसका स्क्वायर लें, सम अप करके 2 पर डिवाइड करें, ये 4 आ जाएगा. सिमिलर पैटर्न आपने बाकी सारे वेरिएंसेस मालूम कर लिए. अब इन वेरिएंसेस से आपने बनाया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्क्वायर. तो ये 1, 4, 9, 16 है. 1 जो है 4 टाइम आया है, 4 3 टाइम, 9 2 टाइम एंड 16 1 टाइम.
ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई, टोटल 10 है, हर फ्रीक्वेंसी को 10 पे तकसीम कर लें। अब एस स्क्वायर को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इस 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, 9 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम खुल गया। इसको समअप कर लें, ये आपके पास वेरिएंस की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये आ गई 5। अब आपने करनी है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के अंदर ये रिज़ल्ट जो है लेफ़्ट राइट के इक्वल आना चाहिए। ये 5 आया है, छोटा n 2 है, बड़ा n 5 है, सिग्मा स्क्वायर की कीमत 8 हमने निकाली है। ये कीमतें रखें और लेफ़्ट साइड जो है ये राइट के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2। अब क्वेश्चन 2 में distinguish between parameter and statistic. What is the difference between standard error and standard deviation? अब यहाँ पर आपने पैरामीटर और स्टैटिस्टिक को पहले डिफाइन करना है। तो numerical information calculated from the population is called parameter. Parameter are fixed values and never changes. सिग्मा स्क्वायर है, म्यू है, पॉपुलेशन प्रपोर्शन है, ये सारे के सारे पैरामीटर हैं, ये फिक्स हैं, ये चेंज नहीं होते। न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैम्पल इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक। वो इन्फॉर्मेशन जो आपको सैम्पल देता है उसे हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर नॉट फिक्स्ड, ये वेरिएबल है। स्टैटिस्टिक इज़ कंसिडर्ड एज रैंडम वेरिएबल। क्यों रैंडम वेरिएबल है? बिकॉज इट्स वैल्यूज चेंजेस फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल। जैसे सैम्पल मीन है, सैम्पल प्रोपोर्शन है, सैम्पल वेरिएंस, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैम्पल कोरिलेशन एट्सेट्रा। अब इसको हम मज़ीद इस डायग्राम में देखते हैं। ये हमारे पास पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन है म्यू, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा एंड रो। पॉपुलेशन कोरिलेशन ये सारे फिक्स हैं। आपने इसमें से ये एक सैम्पल लिया, इस सैम्पल का प्रोपोर्शन, इस सैम्पल का मीन, इस सैम्पल का वेरिएंस, इस सैम्पल का कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये सारे के सारे जो हैं ये कहलाएंगे स्टैटिस्टिक। ये पैरामीटर हैं और ये चारों स्टैटिस्टिक हैं। दूसरी ख़ास बात ये है कि जो स्टैटिस्टिक है वो सैम्पल टू सैम्पल चेंज होता है। लेट्स सी ये आपके पास पॉपुलेशन है, आपने इसमें से मुख्तलिफ सैम्पल लिए, हर सैम्पल का मीन, वेरिएंस, प्रपोर्शन डिफरेंट होगा। ये इस सैम्पल का है, ये इन्फॉर्मेशन इस सैम्पल से है एंड सो ऑन, ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन इस सैम्पल से। तो सैम्पल टू सैम्पल ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है, इस वजह से हम इसे वेरिएबल कहेंगे। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक मीन, मीडियन, पी कैप is called standard error denoted by sigma x bar or standard error SC x bar expressed in the formula। ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड एरर डिस्क्राइब द प्रिसीजन ऑफ डाटा। अब ये स्टैंडर्ड एरर का आंसर जो है जितना छोटा होगा उतना ही डाटा आपका प्रिसाइज होगा, और जितना स्टैंडर्ड एरर का आंसर बड़ा होगा उतना ही डाटा आपका बेटर नहीं होगा, उसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी। बेस्ट डाटे के लिए, प्रिसाइज डाटे के लिए आपका स्टैंडर्ड एरर का आंसर छोटा होना लाजमी है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ये स्टैंडर्ड एरर जो है ये सैम्पल का है और ये सिग्मा जो है ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, वो वेरिएबिलिटी शो करता है सैम्पल की और ये वेरिएबिलिटी शो करता है पॉपुलेशन की। ये इसका जनरल फार्मूला है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, रैंडम सैंपल ऑफ साइज 100 आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम टू पॉपुलेशन, देयर मीन आर कंप्यूटेड इफ। ये आपके पास म्यू सिग्मा 1, म्यू 2, सिग्मा 2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस बिटवीन गिवन पेयर ऑफ सैंपल मीन इज ग्रेटर दैन 1.75 बट लेस दैन 2.5। अब इन लिमिट के दरमियान आपने प्रोबेबिलिटी जो है वो मालूम करनी है। दोनों पॉपुलेशंस में जो साइज़ आपने यूज़ करना है वो सैंपल का साइज़ जो है वो 100 लिया गया है।
अब ये देखें कि जो पहला सैम्पल है वो भी 100 का, दूसरा सैम्पल भी 100 का है। μ1 सिग्मा 1 μ2 सिग्मा 2, ये प्रॉबिलिटी आपने मालूम करनी है। अब इसको हम पहले जी में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इस प्रॉबिलिटी को मालूम कर लेंगे। इसके लिए हमने पहले ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 बार माइनस x2 बार निकाला, ये इसके इक्वल है। यहाँ पर आप कीमतें रख लें, 10 और 8 तो ये 2 आ गया। इसी तरह सिग्मा स्क्वायर लें सैम्पल का, तो सिग्मा के 1 का स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर ओवर n2। इसमें ये पॉपुलेशन की और n की वैल्यूज रखें स्मॉल n, पॉपुलेशन वेरिएंस और स्मॉल n, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने इसका लिया स्क्वायर रूट, तो ये स्टैंडर्ड एरर मिल जाएगा। इस प्रोबेबिलिटी को मालूम करने के लिए हम इसे जी में कन्वर्ट करेंगे। अब जी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, यानी हमने μ1 और μ2 को माइनस करना है और सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 के अंडर रूट पर डिवाइड करना है। ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर भी अप्लाई करें और यहाँ पर भी अप्लाई कर लें। इनकी कीमतें आपको ऑलरेडी दी गई हैं, वो कीमतें रख लें। इस सारे को आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर है -1.12। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर है 2.24 और ये सारा जी के इक्वल है। अब बड़ी वैल्यू में से आपने बेटा छोटी वैल्यू माइनस करनी। ये बड़ी वैल्यू है, इसमें से छोटी वैल्यू आप माइनस कर दें। ये फंक्शन ऑफ 2.24 है और ये फंक्शन ऑफ -1.12 है। अब ये क्यूमुलेटिव टेबल में से आपने देखना है, जो हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, वहाँ से हमने ये वैल्यूज़ को देखा तो ये आंसर हमारा आ गया। ये स्टैंडर्डाइज्ड क्यूमुलेटिव टेबल जो है ना वो देखना है आपने नॉर्मल का, तो ये हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। अब क्वेश्चन 3 में डिस्क्राइब ब्रीफली पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर। तो यहाँ पर आपने ये पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन के बारे में ब्रीफली कॉन्सेप्ट देना है। ए पॉइंट एस्टिमेटर इज ए रूल और फार्मूला which used to find the single numerical value of unknown population parameter based on the sample information. Point estimator is a random variable because its value changes from sample to sample. ये सारे हमारे पॉइंट एस्टिमेटर हैं। अब इनको यूज़ करके जो हम फार्मूला बनाते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू बनाते हैं, उनको हम पॉइंट एस्टिमेट कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं। नोट करें ज़रा, ये कैपिटल N है, पॉपुलेशन है, इसमें से हमने मुख्तलिफ सैंपल ले लिए, हर सैंपल में से ये पॉइंट एस्टिमेट्स हमने निकाले। तो ये सारे पॉइंट एस्टिमेट्स जो है सैंपल टू सैंपल चेंज हो रहे हैं, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये रैंडम वेरिएबल्स हैं। फॉर्मेशन फार्मूलाज is called estimator and its value is called point estimate। यानी न्यूमेरिकल आंसर को हम पॉइंट एस्टिमेट कहेंगे और इन फार्मूलाइज को हम कहेंगे पॉइंट एस्टिमेटर्स। जैसे ये मीन का फार्मूला है, ये इसका आंसर है, तो ये आंसर जो है ये पॉइंट एस्टिमेट कहलाएगा और ये फार्मूला जो है ये पॉइंट एस्टिमेटर कहलाएगा। पॉइंट एस्टिमेशन इज़ ए प्रोसीजर which used to find single numerical value of population parameter on the basis of sample information। यानी पॉइंट एस्टिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम पॉपुलेशन पैरामीटर की सिंगल वैल्यू जनरेट करते हैं बाय यूजिंग द सैंपल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है इंटरवल एस्टिमेशन। Interval estimation is a procedure which used to find an interval within which true but unknown value of population parameter is believed to lie। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक इंटरवल जनरेट करते हैं बाय यूजिंग द सैंपल इंफॉर्मेशन और हम ये बिलीव करते हैं कि उस इंटरवल के अंदर हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू फॉल करती है। अब इंटरवल एस्टिमेशन जो है ये इज़ मोस्ट प्रिसाइज देन पॉइंट एस्टिमेशन। लेट्स सी, आपके पास ये दो डायग्राम्स हैं, इनमें नोट करें कि ये 1 माइनस अल्फ़ा ये हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है और ये लिमिट जो है ये दोनों लिमिट
कॉन्फिडेंस इंटरवल लिमिट कहलाएंगी। हमारी जो जी की वैल्यू है वो इन लिमिट्स के दरमियान आ रही है। अब ये जितना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बड़ा होगा उतना ही ये इंटरवल है ये वाइडर होता जाएगा। इसको हम विड्थ कहते हैं। इसका मतलब है कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल की विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट। Width of confidence interval is directly proportional to size of confidence coefficient 1 minus alpha. Lower limit of confidence interval is called lower confidence limit and upper limit of confidence interval is called upper confidence limit. Generally हमारे पास 100 into 1 minus alpha % confidence interval for mu p r। अगर हम म्यू के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे हैं तो फिर ये फार्मूला यूज़ होगा। अगर हम पॉपुलेशन प्रपोर्शन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे हैं तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फार्मूला भी कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन के लिए यूज़ होगा। अब ये फार्मूला अप्लाई करने की ये दो शराइत हैं। इसी तरह ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है तो इसमें n 30 से छोटा और सिग्मा अननोन होना चाहिए। ये टी टेस्ट में है, ये जी टेस्ट में है। बी पार्ट है हमारा न्यूमेरिकल थ्योरम है ये। लेट x1 x2 up to xn be a random sample from the population with mean mu and variance sigma square, then show that sample variance is an unbiased estimator of sigma square। अब हमने ये शो करना है कि जो स्मॉल एस स्क्वायर है ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो हम पहले एक सैंपल ड्रॉ करते हैं। लेट x1 x2 up to xn be a random sample of size n drawn from the population with mean mu and variance sigma square। x जो है ये नॉर्मल को फॉलो करता है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। x बार जो है ये नॉर्मल को फॉलो करेगा विद दिस वन, मीन ये वेरिएंस ये। इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार म्यू है और वेरिएंस ऑफ x बार सिग्मा स्क्वायर है। अब हमने प्रूव करना है कि ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है, यानी इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर हम लेंगे तो ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल आती है। ये हमने प्रूव करना है। इस फार्मूले में मैंने म्यू जो है ये प्लस माइनस कर दिया, इसके पेयर बना लिए। अब इस स्क्वायर को मैंने खोलना है, यानी इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर, फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब ये समेशन जब आप अंदर अप्लाई करेंगे तो समेशन एक्स के ऊपर आएगा, इसके ऊपर समेशन आ गया। ये दोनों रकमें न्यूमेरिकल हैं, इन पे समेशन नहीं आएगा, एन आ जाएगा, इस पर समेशन आएगा। अब ये समेशन अगर आप अंदर ले जाएं तो ये फॉर्म आएगी। इसको मैंने एन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया, ये फिर अलग-अलग करने से ये शेप बन जाएगी। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर में आने से एक रकम जो है ये कम हो जाएगी। यहाँ दो रकमें पड़ी हुई हैं और इन दो में से एक आपने कम कर लेना है। ये दो हैं तो इन दो में से आपने ये एक रकम निकाल दी, बाकी आपके पास ये बचेगा। अब इसके ऊपर आपने बेटा एक्सपेक्टेशन अप्लाई की ऑन बोथ साइड। यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई कर लें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस वन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस वन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो इसके इक्वल है और वेरिएंस ऑफ एक्स बार इसके इक्वल है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स, तो ये सिग्मा स्क्वायर है, ये वेरिएंस ऑफ एक्स बार है तो ये सिग्मा स्क्वायर ओवर एन है। एन से काट दें, इनमें से सिग्मा स्क्वायर बाहर ले लें, ये वाला n-1 और ये n-1 काट के ये सिग्मा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एस स्क्वायर है इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। अब आपने इसका सी पार्ट सॉल्व करना है। इफ़ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ 5 नंबर्स 2 3 6, ये 5 लिखा हुआ है, एक्चुअली ये 3 है। तो ये यहाँ पर ना पॉपुलेशन में 3 वैल्यूज़ हैं। शो बाय फाइंडिंग ऑल पॉसिबल सैंपल दैट एक्स बार एंड एस स्क्वायर आर अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। आपने साइज 2 के सैंपल जो हैं वो लेने हैं और शो करना है कि एक्स बार और म्यू जो है एक्स बार और सिग्मा एस स्क्वायर जो है ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है। ये दो चीज़ें आपने प्रूव करनी है कि इसका एक्सपेक्टेशन है म्यू के इक्वल है और इसका एक्सपेक्टेशन है सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। इन शॉर्ट
कि मीन और एस स्क्वायर जो है ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है। पॉपुलेशन आपके पास है 2, 3, 6, इसका स्क्वायर ले लें। अब ये दोनों कॉलम को सम अप करके म्यू की वैल्यू और सिग्मा स्क्वायर की कीमत निकालना है। अब हमने निकालना है सैंपल। तो आप इनके सैंपल जनरेट करें। सैंपल जो है विद रिप्लेसमेंट के ज़रिए 3 की पावर 2 9 आएंगे। पहले आपने हर वैल्यू को 3 बार लिखना है, फिर एक एक बार लिखना है। 2 3 6 2 3 6 2 3 6, इन दो को जमा करें 2 पे तकसीम, ये हमारे पास मीन खुल देगा। अब ये कॉलम कैसे बना हुआ ये समझना। आपने 2 में से 2 निकाला, उसका स्क्वायर लिया, फिर इस 2 में से 2 निकाला, उसका स्क्वायर लिया, डिवाइड बाई 2 माइनस 1, यानी n की वैल्यू है, n2 है सैंपल का साइज़। तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो आंसर आपका ज़ीरो। देन 2 में से 2.5 निकाल के स्क्वायर लें, फिर 3 में से 2.5 निकाल के स्क्वायर लें, जो रिज़ल्ट आएगा उसे 2 माइनस 1 पर डिवाइड करें, ये खुल देगा। सिमिलर पैटर्न आपने ये सारे खोल लेने हैं, ये वेरिएंसेस होंगे। अब हमने पहले मरहले पर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है एक्स बार का, फिर हमने बनाना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल एस स्क्वायर का। तो ये जो एक्स बार है इसकी वैल्यूज़ हैं 2, 2.5, 3, 4, 4.5 एंड 6। अब हमने ये देखना है कि 2 कितनी बार आया है। इस कॉलम में देखें 2 कितनी बार है, 2 एक बार है, 2.5 जो है ये 2 बार है, एंड सो ऑन बाकी भी। ये आपने इनकी टैलीज लगा ली, फ्रीक्वेंसीज में आ गया। टोटल 9 वैल्यूज़ हैं, हर एक को 9 पे तकसीम कर लें। इस कॉलम को इससे ज़रब दी तो आपके पास ये कॉलम खुल गया। इनको सम अप कर लें, ये 33/9 है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार आ गया 33/9, 3.667। अब इसकी वेरिफिकेशन करें, ये आपके पास सैंपल का रिज़ल्ट है, पॉपुलेशन का रिज़ल्ट आपने पहले निकाला हुआ है, दोनों साइड्स इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स बार जो है ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है म्यू का। अब हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है स्मॉल एस स्क्वायर का। अब ये स्मॉल एस स्क्वायर में 0.5, 4.5 एंड 8। अब इस कॉलम में से हमने देखना है 0 कितनी बार आया है, 1, 2 और ये 3 है। इसी तरह बाकी वैल्यूज़ को भी हम नोट कर लेंगे। तो 0 3 बार है, 0.5 2 बार है, 4.5 2 बार, 8 2 बार। तो इनको सम अप करें, ये 9 है, हर वैल्यू को 9 पे तकसीम कर ले, ये कॉलम आ गया। अब आपने इस कॉलम की वैल्यूज़ को इस कॉलम के साथ ज़रब देनी है। 0 को इससे ज़रब दी, 0.5 को ज़रब दी, 4.5 को, 8 को ज़रब दी, एक कॉलम सम अप कर लें, ये 26/9 आ गया। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर ये आ गया 2.8। अब हमने वेरिफिकेशन करनी है, ये सैंपल का रिज़ल्ट और ये पॉपुलेशन का दोनों बराबर आ गए, तो हम ये कह सकते हैं कि एस स्क्वायर जो है ये हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 4। अब 4 का ए पार्ट है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्टेंस रीजन, रिजेक्शन रीजन, 1 टेल एंड 2 टेल टेस्ट। तो सबसे पहले हम एक्सेप्टेंस रीजन और क्रिटिकल रीजन पे बात करता है। एरिया विच लीड्स टू एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस रीजन एंड एरिया विच लीड्स टू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन। अब ये नोट 1 ये है कि लोकेशन ऑफ AR और CR डिपेंड्स अपॉन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी इनकी जो लोकेशन है कि ये कहाँ फॉल करेंगे, लेफ़्ट साइड पे आएंगे, राइट साइड पे आएंगे या दोनों साइड के ऊपर आएंगे, इसका ताल्लुक जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर है। अगर अल्टरनेट आपका ग्रेटर का है तो ये राइट साइड पे आएगा और अगर अल्टरनेट आपका हाइपोथेसिस जो है वो लेफ़्ट साइड का है, लेस देन का है, तो फिर ये लेफ़्ट साइड पे आएगा। अगर नॉट इक्वल का तो फिर ये दोनों साइड पर आएगा। Size of critical region and acceptance region depends on the value of level of significance, size of test alpha। और इनका जो साइज़ है वो डिपेंड करता है अल्फ़ा की वैल्यू पे। अगर अल्फ़ा की वैल्यू छोटी है
तो फिर इनका साइज़ छोटा होगा, और अगर अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी है तो फिर इनका साइज़ जो है वो बड़ा होगा। अब इस चीज़ को हम इन 3 डायग्राम्स में डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा AR है, एक्सेप्टेंस रीजन है, ये शेडेड एरिया जो है ये CR है, और ये उस सूरत में आएगा जब हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल का है। ये AR है, ये शेडेड एरिया CR है, ये उस सिचुएशन में बनेगा जब अल्टरनेट हमारा ग्रेटर टाइप का है। इसी तरह ये AR है, ये CR है, ये सिचुएशन में बनेगा जब अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो वो लेस का है। यहाँ क्रिटिकल रीजन एक साइड पर आया हुआ है। अब हम आते हैं 1 टेल और 2 टेल टेस्ट में। A test in which critical region is located in 1 tail only of the sampling distribution of test statistic is called one-tail test or one-sided test. A test in which critical region is located on both tail of the sampling distribution of test statistic is called two-tail test or two-sided test. अब ये टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है Z टेस्ट भी है, T टेस्ट भी है, और काई स्क्वायर टेस्ट भी है, F स्क्वायर टेस्ट भी है। ये सारे टेस्ट स्टैटिस्टिक हैं। 1 टेल टेस्ट के अंदर जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ आएंगी वो ये 2 हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस से पता चल रहा है 1 टेल, और ये अल्टरनेट नॉट इक्वल का तो ये 2 टेल है। यहाँ पर क्रिटिकल रीजन दोनों तरफ फॉल करेगा। B पार्ट है, वी नो दैट द स्टेटमेंट this one 0.95 is correct while the statement probability 140 से लेके म्यू की वैल्यू 160 से कि ये 0.95 is not explain why the later one is erroneous, कि दूसरी जो है वो गलत है, तो वो क्यों गलत है। अब ये देखें कि जो स्टेटमेंट पहले वाली है ये जनरल क्राइटेरिया है जिसमें हमने 95% जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो जनरेट की है। तो ये जनरल क्राइटेरिया जिसमें Z की वैल्यू ये आ रही है 95% के ऊपर, जबकि ये वाला जो है ये एक अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दे दी है। हमें इसकी जो हिडन स्टोरी है ये किस डाटा से लिया गया है उसके बारे में हम नहीं जानते कि कहाँ से ये डाटा जनरेट हुआ है जिसमें से ये इंटरवल हमने डिज़ाइन किया। अब स्टेटमेंट 1 जो है इज़ करेक्ट बिकॉज इट इज़ ए जनरल क्राइटेरिया फॉर फाइंड 95% confidence interval based on the normal population. Statement 2 is not correct because we do not having information about actual data from which this interval design. इसमें अब फर्दर जो एक्सप्रेशन 2 है does not contain random variable within brackets. If interval 2 consider correct, it means it includes mu, so probability of 1, and if statement 2 is incorrect, it means it does not include mu. The probability is 0, but probability 2 is not 0.95. In repeated sampling from normal population with mean mu and standard deviation, this statement 1 is true. जो statement 1 है वही true है, उसकी वजह ये है कि वो एक जनरल रूल है। दूसरी स्टेटमेंट के बारे में हमें पता नहीं कि ये कहाँ से आई है। नेक्स्ट है C पार्ट है, given the 2 random sample N1 9 और N2 16 है from 2 independent normal populations. Test the hypothesis at 5% level of significance. mu1 equal to mu2 against the alternate mu1 is greater than mu2. Assume the populations having unequal variances. ये unequal variances की जो कंडीशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी वजह से सारा क्वेश्चन आपका चेंज हो जाता है। ये आपको डाटा दिया गया है, N1 मीन 1 S1, N2 मीन 2 S2। दोनों में देखें जो सैंपल का साइज़ है वो 30 से छोटा है और सिग्मा भी नहीं दिया गया। ये हाइपोथेसिस आपने टेस्ट करना है, और ये कंडीशन आपके पास है कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। अगर ये इक्वल होता तो फिर हमने पूल्ड फार्मूला जो है वो यूज़ करना था SP वाला। अभी यहाँ पर हम ये पूल्ड फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि
हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे टी डैश, इसमें हम कीमतें रखेंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया। इस आंसर को हमने टेस्ट करना है विद दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन रख दें, इसको सॉल्व करें तो आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का आंसर आता है वो 14 है। अब आपने इसको टेस्ट करना है क्रिटिकल रीजन में टी डैश सी ग्रेटर दैन टी अल्फ़ा विद एम डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब एम की वैल्यू है 14.05 को आपने 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चेक किया तो ये आंसर आ रहा है 1.76। अब जो आपका आंसर है वो आया 2.82, ये लाई करता है इन CR, सो वी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का ए, व्हाट हाइपोथेसिस डू वी टेस्ट विद एन एफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्कस द ब्रीफली। एफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए हम कौन सा टेस्ट बनाते हैं, यानी हाइपोथेसिस हम किस तरह का डिज़ाइन करते हैं। We have 2 independent random sample of size n1 and 2 from 2 normal population with unknown means and variances. We wish to test the hypothesis that the population having equal variances. The 3 possible null hypotheses about variances are A greater than equal, less than equal और exact equal। तो ये इनकी अल्टरनेट है, इसकी अपोजिट और इसकी अपोजिशन। बी पार्ट में कहता है कि सैम्पल ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन हैज़ एस स्क्वेयर, ये आपके पास वेरिएंस है, ये सैम्पल का साइज है। वुड यू accept or reject the hypothesis at 5% level of significance that sigma square 207 also compute 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वेयर। यहाँ पर आपने सिग्मा स्क्वेयर को टेस्ट करना है। हाइपोथेसिस आपको दिया हुआ है सिग्मा स्क्वेयर इज इक्वल टू 20, तो ये जो डाटा दिया गया है सिग्मा स्क्वेयर इज इक्वल टू 20, हम इसके अपोजिट लिखते हैं नॉट इक्वल, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, टेस्ट स्टैटिस्टिक ही हमारा फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ पर ये एस स्क्वेयर की वैल्यू जो है ये 12.6 है। ये कीमतें आपने यहाँ पर रख दी, इनको सॉल्व करें, ये आपके पास 15.12 आंसर आ रहा है। क्रिटिकल रीजन में हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक लेफ़्ट की और एक राइट साइड की। n-1 में ये 25 - 1 24 आ गया। काई स्क्वायर अगर इससे छोटा है, अब यहाँ पर हमने α/2 यानी 0.05/2 को सॉल्व करना है 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर, तो ये काई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। इसी तरह इससे अगर बड़ी वैल्यू आती है तो 1 - 0.05/2 को सॉल्व करें 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर, तो आपका आंसर ये आ रहा है। अब जो ये वाला आंसर है ये आपका AR में गिर रहा है, क्योंकि ये आंसर इससे छोटा नहीं है, इससे बड़ा नहीं है। अगर इससे छोटा होता तो भी CR में जाना था, इससे बड़ा होता तो भी CR में जाना था। आपका ये आंसर जो है ना इस लिमिट के दरमियान आ रहा है, तो ये AR में गिर रहा है, सो वी डू नॉट रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। अब आपने बेटा 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना है फॉर सिग्मा के लिए। हमारा जनरल फार्मूला है, ये जो ऊपर वाली रकम है ये हमारे पास चूँकि है नहीं, इसको हम n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये n² की फॉर्म बन जाएगी। अब n² की कीमत और ये टेबल की वैल्यूज आप निकाल चुके हो, इनकी कीमतें आप रख के इसको सॉल्व कर लें। ये हमने इनकी कीमतें रख दी, ये जो रिज़ल्ट्स हैं इनको सॉल्व करें तो ये हमारे पास वैल्यूज है। ये दोनों वैल्यूज मैंने टेबल से ली हैं, काई स्क्वायर के टेबल में से ये दोनों वैल्यूज निकाली, ये हमारा इंटरवल आ जाएगा। ये इंटरवल जो है ये वेरिएंस के लिए है, अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए होगा। नेक्स्ट है द वेरिएबिलिटी इन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द टाइप ऑफ स्टील वायर must controlled carefully. A sample of wire is subjected to test and it is found that the sample variance this one, the sample size this one, observation construct 95% confidence limit on the variances in the tensile strength of the wire.
95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने निकालना है। स्क्वायर एन आपको दे दी है। जो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर है ये जनरल फार्मूला है, इसमें कीमतें रखें। ये वैल्यूज़ आपने टेबल में से ले ली, इनको सॉल्व करें। ये आंसर हमारा निकलेगा वेरिएंस का कॉन्फिडेंस इंटरवल। अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। अब हमने निकालना है सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में जो छठा क्वेश्चन है ये जी, राइट द रिक्वायरमेंट फॉर काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ ए टेस्ट। काई स्क्वायर जो टेस्ट है ये कहाँ हम यूज़ करते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। The purpose of goodness of fit is to determine whether the results of the sample conform to the hypothesized distribution। कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दी गई है वो बिल्कुल जेन्युइन है। ये चीज़ आपने टेस्ट करनी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी हो सकती है, यूनिफॉर्म, बाइनॉर्मल, पॉइसन, नॉर्मल, एट्सेट्रा। रिक्वायरमेंट फॉर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट आर एज। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जो डाटा आप निकालेंगे वो इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट होगा, यानी सैम्पल शुड बी सिलेक्टेड इंडिपेंडेंटली। सैम्पल साइज शुड बी एट लीस्ट 50, कम अज़ कम 50 वैल्यूज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड वैल्यूज शुड बी एट लीस्ट 5, इफ़ नॉट देन कंबाइन विद द अदर क्लासेस। तमाम फ्रीक्वेंसी जो हैं वो 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए। अगर कोई फ्रिक्वेंसी 5 से छोटी होगी तो वो फिर ऊपर वाली क्लास में या नीचे वाली क्लास में एडजस्ट हो जाएंगी। अब ये जो चौथी अजम्पशन है ये है कि कंस्ट्रेंट्स शुड बी लीनियर इफ़ एनी। कोई भी शर्त अगर आप लगाएंगे तो वो लीनियर होगी, यानी डायरेक्ट लगेगी। 400 बी पार्ट है। 492 कैंडिडेट फॉर द स्पेसिफिक पोस्ट गिव द पर्टिकुलर फॉर देयर university degree and the hobbies. The degrees were in math, chemistry or physics, and the hobbies could be classified roughly as music, craft, work, reading or dramas. The data are presented concisely in the following contingency table. Discuss the association बिटवीन 2 क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। ये आपको जो डाटा दिया गया है इसमें हमने एसोसिएशन जो है वो चेक करना है। तो सबसे पहले हम ये जो डाटा दिया गया इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं इनको हम ओ कहते हैं। हमने एस्टिमेटेड वैल्यूज़ निकाली, यानी ई, जिसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कह सकते हैं। तो अब ये देखें कि ये जो 24 है इसके लिए ई कैसे बनेगा। ये वाला टोटल 124 और इसके सामने ये 77 है। इन दोनों को ज़रब देनी है और इस ग्रैंड टोटल पे तकसीम करना है। जब आप 83 के लिए ई बनाएंगे तो 83 के सामने ये टोटल है और फिर ये है, इन दोनों को ज़रब देंगे, इस पे तकसीम करेंगे। 17 के लिए जब ई बनेगा तो 124 को और 123 को ज़रब देंगे और 492 पे डिवाइड करें। सिमिलर पैटर्न बाकी सारे। तो ये जो डाटा है ये हमारे पास ओ ऑब्जर्व वैल्यूज़ दी गई हैं, ये ई एस्टिमेटेड हमने खुद निकाल ली। अब ये ओ में से ई निकाला, उसका स्क्वायर लिया और फिर ई पे तकसीम कर दिया, यानी इसमें से ये निकाला, उसका स्क्वायर लिया, फिर जो स्क्वायर लेने से आंसर आया उसे हमने इसी पे तकसीम किया तो ये आंसर को लगा। सिमिलर पैटर्न सारा ही हमने ये प्रोसेस अडॉप्ट किया। ये 54.186 हमारा आंसर आ रहा है। अब हमने चेक करना है कि क्या इनमें कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास जो टेस्टिंग प्रोसेस है, पहला स्टेप है देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन हॉबीज़ एंड डिग्रीज। इनमें कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। देयर इज एसोसिएशन बिटवीन हॉबीज़ एंड डिग्रीज। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। टेस्ट स्टेटिस्टिक ये हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक, इसकी वैल्यू है ये 54.186। क्रिटिकल रीजन में आ जाए तो क्रिटिकल रीजन के अंदर R-1 C-1 रोज़ की तादाद 4 है, कॉलम की तादाद 3 है। ये 6 आया, 6 को आपने
0.05 के लिहाज से काई स्क्वायर के टेबल में से देखा ये आंसर आ रहा है। अब आपका जो आंसर है ये वाला, ये इससे बड़ा है। जब इससे बड़ा है तो ये CR में गिरा। CR में गिरने से हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट करने का मतलब ये है कि इनमें रिलेशनशिप है, यानी डिग्रीज़ का और हॉबीज़ का आपस में एसोसिएशन बनता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि वो एसोसिएशन जो है वो किस तरह का है, यानी कितना है। तो उसके लिए हमने कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी मालूम करना है, यानी C का फार्मूला है काई स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर प्लस n अंडर रूट। ये काई स्क्वायर की वैल्यू, n की वैल्यू 492, इस सारे को सॉल्व करेंगे, हमारे पास C की वैल्यू आ गई। अब C की जो रेंज है वो 0 से लेके k-1 ओवर k का अंडर रूट। k यहाँ पर जो है रोज़ या कॉलम की तादाद है जो कम है। जैसे हम यहाँ पर 3x4 में काम कर रहे हैं तो k की वैल्यू ये होगी 3, या अगर हम 4x3 में काम करेंगे तो भी k की वैल्यू 3 ही होगी, यानी जो कम है वो आपने k के तौर पे लेना है। तो यहाँ पर k की कीमत रखने से इसको सॉल्व करें। आप ये देखें कि ये जो आंसर है ये किसके करीब है। अगर ये इसके करीब है तो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, अगर ये 0 के करीब है तो ये फिर पुअर एसोसिएशन है या वीक एसोसिएशन। तो ये वाला जो आंसर है ये 0 के करीब है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वीक एसोसिएशन एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है 7 का ए पार्ट, राइट द assumptions ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। हमने assumptions लिखनी है, फिर उसके बाद है इन लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम द फॉलोइंग सम्स आर ऑब्टेन। 5% अल्फा के ऊपर आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट बीटा जो है ये ग्रेटर देन है 0.5। दो क्वेश्चन है, पहला थ्योरी का है, दूसरा न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले हम assumptions लिखते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की assumption। तो ऑब्जर्वेशंस आर सिलेक्टेड इंडिपेंडेंटली। पहली assumption है रिग्रेशन फंक्शन इज लीनियर एज दिस वन। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म इज 0, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म ये 0 होगा। वेरिएंस ऑफ एरर टर्म सिग्मा स्क्वायर होगा। एरर टर्म जो है वो आपस में इंडिपेंडेंट है, यानी दो डिफरेंट एरर टर्म्स का अगर हम एक्सपेक्टेशन लेंगे तो वो 0 है। ये ध्यान में रखना है कि i इज़ नॉट इक्वल टू j, ये दोनों डिफरेंट है। अगर एरर टर्म सेम हो जाएंगे तो फिर ये वेरिएंस बन जाएगा और ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होगा। एरर टर्म और x जो है ये भी आपस में इंडिपेंडेंट है, यानी कोई भी एरर टर्म x के साथ अटैच होकर एक्सपेक्टेशन में आएगी तो ये 0 होगा। एरर टर्म जो है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 0 मीन और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस के साथ। y जो है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन डिस एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। b जो है ये नॉर्मल को फॉलो करेगा विद मीन बीटा और वेरिएंस दिस वन। इसी तरह जो a है ये नॉर्मल को फॉलो करेगा विद मीन अल्फा और वेरिएंस जो है दिस वन। अब जो b पार्ट है इसमें आपको ये सम दिए गए हैं, इन सम को यूज़ करके आपने ये लाइन फिट की, b का फार्मूला हमने लगाया, ये हमारे पास स्लोप का आंसर आ गया। इसी तरह हमने अब a की वैल्यू निकालनी है। तो a के लिए भी हमने ये फार्मूला यूज़ किया, यहाँ से a आ गया, मॉडल हमारा फिट हो गया। इसमें से SSX हमने निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x। इसमें x स्क्वायर की और सम ऑफ x की कीमत रखें, ये सम ऑफ x स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x आ जाएगा, यानी SSX जिसे हम कहते हैं। इसी तरह अब हमने y माइनस वाई कैप का स्केल लेना है, ये जनरल फार्मूला है, इसमें कीमतें रख दें तो ये आंसर आ गया। स्टैंडर्ड एरर के लिए हम वेरिएंस बनाएंगे पहले, यानी वेरिएंस ऑफ वाई डॉट एक्स, यानी वाई ऑन एक्स मॉडल का वेरिएंस, इसको n-2 पर डिवाइड कर लें। ये वेरिएंस है एस स्क्वेयर बी के लिए हमारे पास जो फार्मूला है एस स्क्वेयर वाई डॉट एक्स ओवर SSX। ये दोनों कीमतें आप निकाल चुके हैं, इनको सॉल्व करें, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये SB होगा। अब हमने आना है टेस्टिंग में। टेस्टिंग ये है कि जो बीटा है वो ग्रेटर देन है 0.5, ऊपर फिर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू। अल्फ़ा की वैल्यू 5%, टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है। यहाँ पर बीटा की जगह पर ये 0.5 आएगा, बी की जगह पर जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपने निकाला है SB की वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं। ये कीमतें रखने से ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में।
क्रिटिकल रीजन चूँकि ग्रेटर साइड का अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, इसलिए ये राइट साइड पर आएगा। तो क्रिटिकल रीजन के लिए हम यहाँ पर टेबल में से ये वैल्यू लेंगे 2.306। आपकी जो वैल्यू है ये इससे बड़ी आ रही है। जब इससे बड़ी है तो ये CR में गिर गई है। CR में गिरने से हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे एट अल्फा 5%। क्वेश्चन 8 है, ए पार्ट है राइट द अजम्पशंस ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। पहले हमने मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशंस लिखनी है, फिर कहता है जी कैलकुलेट मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट R2.13 एंड पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट R23.1 और 13.2 फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपको स्लोप्स दिए गए, इनकी मदद से ये चीज़ें हमने मालूम करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनमें से मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की डेफिनेशन और इसकी अजम्पशंस लिखते हैं। डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल अपॉन ग्रुप ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड मल्टीपल रिग्रेशन। सिम्बॉलिकली हम ये कह सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल y डिपेंड्स अपॉन ग्रुप ऑफ वेरिएबल x1 x2 up to xk इज डिफाइंड बाय ऑब्जर्व्ड एंड एस्टिमेटेड मॉडल। ये हमारा ऑब्जर्व्ड मॉडल है, इसमें एरर टर्म मौजूद है। जब एरर टर्म ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये एस्टिमेटेड मॉडल होगा। अब ये B1 रेट ऑफ चेंज है जो x1 वेरिएबल की वजह से है, B2 रेट ऑफ चेंज है जो x2 वेरिएबल की वजह से है, B की रेट ऑफ चेंज है जो xk वेरिएबल की वजह से। ये फिक्स अमाउंट ऑफ वेरिएशन है जिसे हम y इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है assumptions of multiple linear regression model। x1 x2 up to xk जो है are explanatory predictors fixed variables। independent variables जो हैं are measured with error। error terms जो है are normally and independently distributed with mean 0 and variance this one। जो variances of सब population of y है values हैं ये equal हैं। और error terms के जो दो डिफरेंट एरर टर्म्स हैं इनका आपस का रिलेशनशिप होल्ड नहीं करता, यानी ये इंडिपेंडेंट है, ये ज़ीरो रिलेशनशिप यहाँ पर शो होगा। अगर ये इक्वल हो जाए I इक्वल टू J तो फिर ये वेरिएंस में कन्वर्ट होगा। एरर टर्म और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं इनका आपस का रिलेशनशिप भी ज़ीरो है क्योंकि ये भी इंडिपेंडेंट है। इन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन model there is no exact linear relationship between any of two regressors। जो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल के अंदर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ किए हुए हैं जिन्हें हम रिग्रेसर्स कहते हैं, इनका आपस के अंदर लीनियर रिलेशनशिप जो है वो नहीं होगा, क्योंकि अगर वो लीनियर रिलेशनशिप आ जाएगा तो फिर वहाँ पर मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब बेटा आपको ये जो स्लोप दिए गए हैं ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं लीनियर फॉर्म के, इनकी मदद से हमने पहले सिंपल कोरिलेशन मालूम की अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये R जो है ये ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। इन दोनों स्लोप्स को आपने ज़रब दी और जज़र ले लिया। यहाँ पर ये ख्याल रखना है कि अगर दोनों स्लोप का आंसर माइनस में आ रहा है तो फिर ये कोरिलेशन में आंसर के साथ आपने माइनस लिखना है। ये नहीं सोचना कि ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गए। जब ये जो कोरिलेशन की जो थ्योरी है इसके मुताबिक जो इनका सिंबल होता है ये साथ में अटैच लिखा किया जाता है। दोनों स्लोप अगर पॉजिटिव है तो R पॉजिटिव, दोनों स्लोप अगर नेगेटिव है तो R नेगेटिव। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक स्लोप आपका पॉजिटिव आ जाए और एक नेगेटिव आ जाए। अब ये कोरिलेशन R23 जो है ये इसके इक्वल है, इसकी कीमतें रख लें। R13 जो है ये इससे में कीमतें रखने से आपको मिल गया। अब आपने निकालना है मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये मल्टीपल और ये दो पार्शियल। मल्टीपल के लिए हमारे पास ये फार्मूला, इसमें ये कीमतें रखें जो आपने अभी निकाली हैं, ये वाली सारी कीमतें जो निकाली हैं ये आप यहाँ पर रख दें। इसको सॉल्व करें, ये हमारा आंसर है। इसी तरह पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट का ये फार्मूला है, यहाँ पर कीमतें रखें, ये आंसर आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न इस फार्मूले के अंदर आप कीमतें रखें, ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा। ये पार्शियल कोरिलेशन है और एक हमने मल्टीपल कोरिलेशन निकाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। अब 9 में कहता है कि व्हाट इज़ द रैशनल ऑफ वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, स्केच द टेबल ऑफ वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस।
अनोवा की आपने डेफिनेशन लिखनी है और इसके अलावा वन वे टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हम वन वे जो अनोवा है उसको हम लिखते हैं। रीजनिंग हमने देनी है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम क्यों यूज़ करते हैं, कौन सी ऐसी रीज़न है। टू सैम्पल टी टेस्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल to test the equality of several means simultaneously because of the following reason। अब जो वन वे अनोवा है ये हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। जब हम टी टेस्ट में काम करते हैं तो टी टेस्ट भी दो मीन्स को टेस्ट करता है, लेकिन अगर आपको एक ही वक्त में 10-15 मीन टेस्ट करनी पड़ जाए तो वहाँ पर फिर टी टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा, क्योंकि पेयर वाइज फिर आपको ज़्यादा नंबर ऑफ़ टी टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए फिर हमारे पास एक अल्टरनेटिव मेथड है जिसे हम अनोवा कहते हैं। अनोवा में हम एट ए टाइम बहुत सारी मीन्स को टेस्ट कर लेते हैं। नंबर एक रीज़न है टू टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ एन पॉपुलेशन मीन्स वी हैव NC2 sample t-test. To compare 10 means we have to apply 45 2 sample t-test which is laborious and cumbersome। यानी मेहनत ज़्यादा होती है, पेचीदा काम आ जाता है। Level of significance greatly increase as number of t-test increase। Level of significance increase mean probability of rejecting the null hypothesis increases। Analysis of variance provides the most suitable technique to test the equality of several mean at a time। Analysis of variance is a technique through which we decompose total sum of square into different sum of square। ये इसकी definition भी होगी अनोवा की। अब ये जो वन वे अनोवा टेबल है इसको हम इस टेबल की सूरत में एक्सप्लेन कर सकते हैं। वन वे अनोवा टेबल के अंदर हम सिर्फ ट्रीटमेंट को स्टडी करते हैं। ये जो कॉलम्स में है ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं। कॉलम की तादाद के है, ये ऑब्जर्वेशन जो है ये एन इंडिकेट कर रहा है कि कितनी ऑब्जर्वेशन, एन ऑब्जर्वेशन है। हर ट्रीटमेंट की एन ऑब्जर्वेशन है। ये इक्वल सैम्पल साइज़ का क्वेश्चन है। अब इनको अगर आप सम अप करेंगे तो ये इनके टोटल्स आ जाएंगे, और इसी तरह इनको अगर हम डिवाइड कर लेंगे n के ऊपर तो फिर ये हमारे पास मीन्स आ जाएंगे, और ये इनका ग्रैंड टोटल है। ये इनका ग्रैंड टोटल को अगर आप n के पे डिवाइड करेंगे तो ये ग्रैंड मीन आ जाएगा। ये हमारे पास जनरल मॉडल है वन वे अनोवा के लिए। इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर है ट्रीटमेंट। ये ओवरऑल मीन है, ये ith एरर टर्म है फॉर jth ट्रीटमेंट, ये ith ऑब्जर्वेशन है फॉर jth ट्रीटमेंट। अब इसमें जो बी पार्ट है डिटर्मिनेशन आर मेड ऑन द यील्ड यूजिंग 3 मेथड ऑफ कैटलाइजिंग ए केमिकल प्रोसेस। ये आपके पास डाटा है। डू द मेथड डिफर सिग्निफिकेंटली एट अल्फा 5% के ऊपर हमने टेस्ट करना है कि क्या मेथड जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो इस पे हम वन वे अनोवा अप्लाई करेंगे, और ये अनइक्वल सैम्पल साइज का अनोवा है। इनको सम अप कर लें। ये आपके पास टोटल आ गया। इसमें 4 वैल्यूज़ हैं, इसमें 4, इसमें 5, इस वजह से ये अनइक्वल सैम्पल साइज़ है। तो इनको सम अप करेंगे, 13 वैल्यूज़ आ रही हैं। ये CF हमने निकालना है। CF के लिए ये जो ग्रैंड टोटल है इसका स्क्वायर लें और 13 पे तकसीम कर लें। SST के लिए ये वाली वैल्यू जो है इसका स्क्वायर लेना है और 4 पे तकसीम, इसका स्क्वायर 4 पे तकसीम, इसका स्क्वायर 5 पे तकसीम, और फिर माइनस हमने कर देना इसका स्क्वायर बटा 13, यानी CF करेक्शन फैक्टर। तो ये हमारे पास शेप आ जाएगी। ये SST होगा। टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है इन तमाम वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर लेना है और फिर CF की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है ये आ जाएगा। एरर सम ऑफ स्क्वायर जो है ये हम टोटल में से ट्रीटमेंट को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास एरर आ गया। तीनों सम ऑफ स्क्वायर हमने निकाल ली हैं। अब हम आते हैं टेस्टिंग प्रोसेस के अंदर। पहला हाइपोथेसिस है कि तीनों मेथड जो है इनका मीन सेम है, एटलीस्ट 2 मीन्स आर डिफरेंट, अल्फा की वैल्यू 5% है। नेक्स्ट है टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है ये हमारा F टेस्ट यूज़ होगा यहाँ पर। ये फार्मूला अनोवा टेबल में आ जाए।
एस सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर, मीन स्क्वायर, एफ रेशियो, SST, SSC एंड टोटल। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम k -1, ये NJ-K, सम ऑफ NJ-K, NJ 13 में से आप 3 माइनस कर दें तो 10 आ गया, NJ-1 13 में से 1 माइनस किया 12, इन दोनों का सम भी 12। ये सम ऑफ स्क्वायर आपने निकाल लें, मैं इसको 2 पे तकसीम करें, इसको 10 पे तकसीम करें, इन दोनों को आपस में तकसीम कर लें, हमारे पास एफ टेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। क्रिटिकल रीजन में अब हमने आना है, क्रिटिकल रीजन हमारा ये वाली वैल्यू जो है ये टेबल से मिलेगी, एफ के टेबल से हमने 2 को 10 पे देखना है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 4.10। तो ये जो एफ़ की वैल्यू हमने निकाली है वो है 6.5883। तो ये वैल्यू जो है ये इससे बड़ी है, इस वजह से ये CR में गिरी, तो हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब है कि तीनों मेथड का मीन जो है वो सेम नहीं है। क्वेश्चन 10 है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी वन ऑफ देम। पहले आपने ये बताना है कि जो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस हैं, यानी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से हैं, उनमें से किसी एक को डिफ़ाइन करें। हम तीनों की कर देंगे इंशाल्लाह। देयर आर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, रैंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन एंड लोकल कंट्रोल। रैंडमाइजेशन क्या है? रैंडमाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन is basic principle in which the treatment allocated to the experimental unit completely at random. Randomization reduce investigator preferences. By randomization each treatment having equal chances of selection. इसके बाद है replication. Replication जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम अपने बेसिक एक्सपेरिमेंट को अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं। रेप्लिकेशन में रिपीट द बेसिक एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन ऑन द सेम डाटा विद सेम ट्रीटमेंट। रेप्लिकेशन हेल्प्स टू increase the precision and made assessment of error by comparison of similar treatment and similar experimental units. Local control जो है, if a researcher failed to control the experimental error by using randomization and replication, then he adopt local control. अब local control में क्या है कि by local control investigator decompose heterogeneous experimental units into homogeneous groups called blocks. The investigator allocate treatment to experimental unit within block, यानी block wise इनको allot करना है, which helps to control the extraneous source of variation. वो variation जो replication से और जो randomization से कंट्रोल नहीं होती उसको फिर हम लोकल कंट्रोल से कंट्रोल करते हैं। लोकल कंट्रोल में हम हेट्रोजेनिटी को डीकम्पोज करते हैं इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स। नेक्स्ट ये बी पार्ट है, एन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड टू असेस द रिलेटिव resistance of aberration of 4 grades A, B, C, D. A machine was used in which sample could be tested any one of 4 positions. Since different runs replication are known to yield the variable result, it was decided to make 4 runs. A Litton scale design was used and the following results obtained. ये Litton scale design की information है। Perform analysis of variance and test the level of significance of grades of leather. अब ये Litton scale है, यानी 4x4 का 4 रोज हैं, 4 कॉलम है, 4 ट्रीटमेंट है। सबसे पहले हमने इनकी कैलकुलेशन करनी है। इनको रो वाइज सम अप कर लिया, ये आगे इनको कॉलम वाइज सम अप किया, ये टोटल आ गए। इनका ग्रैंड टोटल हमारे पास ये है। अब हमने क्या करना है, ये जितने ए हैं, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये है, एक ये है, एक ये चारों ए प्लस किए और इनको ए के नीचे सम अप करके लिख दिया। सिमिलर पैटर्न बी, सी और डी, और इनका भी ग्रैंड टोटल सेम आना चाहिए। अब हमने निकालना है करेक्शन फैक्टर CF x डबल डॉट का स्क्वायर ओवर के। यहाँ पर वैसे n के होता है तो रोज कॉलम सेम है, इस वजह से के ही आप लिख सकते हैं। ये ग्रैंड टोटल जो है इसका स्क्वायर ओवर 4 × 4 16 पे डिवाइड कर लें। ये CF की वैल्यू आ गई। टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए ये जितनी वैल्यूज़ हैं इन सब का स्क्वायर लें और CF माइनस कर दें, ये हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ गया। अब हमने निकालना है
सम ऑफ स्क्वायर फॉर रोज, तो आर आई का स्क्वायर ओवर के माइनस ई एफ, जो रोज में सम दिया हुआ है उनका स्क्वायर ले लें, 4 पे डिवाइड सी एफ माइनस किया, ये आंसर। एस एस सी के लिए जो कॉलम्स के टोटल आए हैं उनका स्क्वायर ओवर 4 माइनस सी एफ, इसको सॉल्व करें, ये आंसर। एस एस टी के लिए जो ट्रीटमेंट्स के अंदर सम ऑफ स्क्वायर सम आए हुए हैं उनका स्क्वायर ले लें और 4 पे डिवाइड करें और सी एफ माइनस कर दें, ये आंसर आ जाएगा। एस एस सी जो है ये टोटल में से ट्रीटमेंट रोज और कॉलम को माइनस कर दें, ये आपका एस एस सी होगा। अब आपने आना है टेस्टिंग प्रोसेस में, तो हम यहाँ पर 3 हाइपोथेसिस बनाएंगे। उसकी वजह ये है कि एक रो के लिए है, एक कॉलम के लिए है और एक ये ट्रीटमेंट के लिए है। तो कम से कम 2 ट्रीटमेंट डिफरेंट हैं, कम से कम 2 कॉलम, कम से कम 2 मीन जो है वो डिफरेंट है। अल्फ़ा की वैल्यू 5% है, 3 आपके पास है। यहाँ पर जो है वो आएंगे टेस्ट स्टेटिस्टिक F1 F2 F3 रोज के लिए, कॉलम के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। अनोवर टेबल में आ जाए SSR, C, SSC, SST, SSC एंड टोटल K-1, K-1, K1, K-1 इंटू K-2, ये 6 हो गया। K स्क्वायर माइनस 1, K की वैल्यू यहाँ पर 4 रखने से ये खुल जाएगा। ये आपने सम ऑफ स्क्वायर्स निकाले हुए हैं, इसको 3 पे तकसीम करें, इसको 3 पे तकसीम करें, इसको 3 पे तकसीम करें, इसको 6 पे तकसीम करें। इन तीनों को 66.75 पर डिवाइड करके ये आंसर आपने निकाल लिए। अब आपने आना है क्रिटिकल रीजन के अंदर। क्रिटिकल रीजन आपका तीनों के लिए सेम बनेगा। 3 को आपने 6 पे देखना है एफ के टेबल में जाके, ये 4.76 आंसर आ रहा है। तीनों वैल्यूज़ को नोट करें, तीनों वैल्यूज में से कितनी हैं जो इससे बड़ी हैं। तो F1 जो है ये इससे छोटा है, इस वजह से ये AR में गिर रहा है, तो हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि रो मीन जो है ना वो सेम है। जो कॉलम का F टेस्ट है ये आपका इससे बड़ा आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉलम मीन जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह जो ट्रीटमेंट वाला F है ये भी टेबल की वैल्यू से बड़ा आ रहा है, ये भी CR में गिर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट मीन जो है वो भी डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।